नमस्कार। मिशन जेटी टेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी बातचीत है अम्ल, क्षारक और लवण, और ये विषय उन सभी के लिए बेहद जरूरी है जो जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो कक्षा 1 से 5 के लिए हो या 6 से 8 के लिए। हाँ, और हमारी सारी जानकारी जेसीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित है, तो हम बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि अम्ल और क्षारक सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित नहीं है। सही बात है। ये हमारे किचन से लेकर हमारे शरीर के अंदर और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण तक में मौजूद हैं। तो चलिए, कोशिश यही रहेगी कि इन किताबी कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझा जाए। हाँ, ताकि ये सिर्फ याद ना रहे बल्कि समझ में भी आ जाए। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये अम्ल और क्षारक मतलब एसिड्स और बेसिस हैं क्या? किताबों में तो जो पहली पहचान बताई गई है वो तो स्वाद से जुड़ी है। हाँ, बिल्कुल। जैसे नींबू, संतरा, इमली, कच्चा आम। इन सब में एक ही बात कॉमन है, इनका खट्टा स्वाद। और ये खट्टापन ही इनमें मौजूद प्राकृतिक अम्लों की वजह से होता है। यहाँ तक कि एसिड शब्द भी लैटिन के एसियर से आया है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा। अच्छा, और दूसरी तरफ है क्षारक। हाँ, जैसे खाने का सोडा। अगर इसे पानी में घोलकर जरा सा चखें तो इसका स्वाद कड़वा लगेगा। और अगर आप इसके घोल को उंगलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना महसूस होता है। ठीक है। ये क्षारकों की पहचान है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान चीज को ऐसे चखना या छूना बहुत खतरनाक हो सकता है। सही बात है, हर चीज नींबू नहीं होती। तो फिर मतलब अगर हम चख नहीं सकते तो फिर पता कैसे लगाएंगे? हाँ, यहीं पर सूचकों की जरूरत पड़ती है। पर उस पर आने से पहले परीक्षाओं के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। क्या? वो सूची जिसमें बताया गया है कि कौन सा अम्ल किस चीज में पाया जाता है। ओ हाँ, वो मैच द फॉलोइंग वाला एक हॉट टॉपिक है। जैसे सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। सही। और चींटी जब काटती है तो उसके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। और दही में लैक्टिक अम्ल। बिल्कुल। और ये लिस्ट आगे भी जाती है। नींबू और संतरे जैसे सभी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है ना? जी। और आंवला या अमरूद जैसी चीजों में एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे हम और आप विटामिन सी के नाम से बेहतर जानते हैं। और इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा, यहीं पर मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। ये सारे अम्ल तो हम किसी न किसी रूप में खाते हैं, ये फलों सब्जियों में है, लेकिन फिर हम लैब में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे नामों से डरते क्यों हैं? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, किसी अम्ल की ताकत इस बात पे निर्भर करती है कि वो पानी में कितनी आसानी से अपने हाइड्रोजन आयन यानी H+ छोड़ता है। अच्छा। जो प्राकृतिक अम्ल आपने गिनाए जैसे साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, वो कमजोर अम्ल यानी वीक एसिड्स कहलाते हैं। कमजोर क्यों? क्योंकि पानी में घुलने पर ये सिर्फ आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं, बहुत कम अणु हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl प्रबल अम्ल है। पानी में डालते ही इसके लगभग सारे अणु तुरंत हाइड्रोजन आयनों में टूट जाते हैं। ओ, तो हाइड्रोजन आयनों की भारी मात्रा ही उन्हें खतरनाक बनाती है? एकदम सही। सारा खेल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का है। वाह, ये समझना तो काफी आसान हो गया। तो फिर यही लॉजिक क्षारकों पर भी लागू होता होगा? बिल्कुल। जैसे अम्ल की पहचान हाइड्रोजन आयन H+ से है, वैसे ही क्षारक की पहचान हाइड्रोक्साइड आयन OH- से है। तो जो क्षारक ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ेगा वो ज्यादा प्रबल होगा? एकदम सही। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षारक है, इसीलिए उसे सीधे छूना मना होता है। और एसिडिटी की दवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? वह कमजोर क्षारक है, पेट के एसिड को शांत करने के लिए काफी है, लेकिन इतना कमजोर कि हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो स्वाद और स्पर्श वाली पहचान को तो हम सुरक्षित तरीके से किनारे रख देते हैं। हाँ। तो अब हमें सूचकों यानी इंडिकेटर्स की बात करनी चाहिए। सही पकड़ा। सूचक ऐसे विशेष पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारकीय होने पर अपना रंग बदल लेते हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये हमें प्रकृति में भी मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे आम है लिटमस, जिसे लाइकन नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। और इसका सिद्धांत तो हम सब ने स्कूल में रटा है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला। हाँ, और वो शॉर्टकट अनिल
अम्ल, नीला, लाल आज भी उतना ही कारगर है। हमेशा काम आता है। लेकिन एक सूचक तो हम सबके किचन में मौजूद है। हल्दी। बिल्कुल, हल्दी। ये एक शानदार उदाहरण है। कभी सफेद कपड़े पर सब्जी का दाग लगा हो और उस पर साबुन लगाया हो तो हाँ, वो दाग एकदम लाल भूरा हो जाता है। वो तो बस केमिस्ट्री का एक लाइव डेमो था। साबुन क्षारीय होता है और हल्दी क्षारीय विलयन के संपर्क में आते ही अपना रंग पीले से लाल भूरा कर लेती है, जबकि अम्ल में पीली ही रहती है। हाँ। ये तो कमाल का उदाहरण है। ये विज्ञान को सीधे घर और जिंदगी से जोड़ता है। हमारे स्रोतों में एक और फूल का जिक्र है, गुड़हल या उड़हुल। जी हाँ, गुड़हल के फूलों से भी सूचक बनाया जा सकता है। वो कैसे काम करता है? उसके फूल से बना सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी मतलब मैजेंटा कर देता है और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। वाह, तो प्रकृति ने हमें रंग बदलकर खुद ही सिग्नल देने वाले कितने अच्छे औजार दिए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, अब हम अम्ल और क्षारक को पहचान सकते हैं। अब अगला सवाल ये है कि जब एक अम्ल और एक क्षारक मिलते हैं तो क्या होता है? धमाका तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हम उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। उदासीनीकरण मतलब एक दूसरे को उदासीन कर देना? हाँ, बिल्कुल। जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो वे एक दूसरे के गुणधर्मों को खत्म कर देते हैं। अम्ल का खट्टापन और क्षारक का कड़वापन दोनों गायब। और इस प्रक्रिया में कुछ नया भी तो बनता होगा? हाँ, इस अभिक्रिया के उत्पाद हमेशा दो चीजें होती हैं, एक लवण यानी सॉल्ट और जल यानी वाटर। अच्छा। और साथ ही इस प्रक्रिया में ऊष्मा मतलब गर्मी भी निकलती है। इसका कोई क्लासिक उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का। जब ये मिलते हैं तो बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड, ये तो हमारा साधारण खाने का नमक है। एकदम सही, हमारा खाने वाला नमक, और साथ में बनता है पानी। अरे वाह, तो क्या इस उदासीनीकरण का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई इस्तेमाल है? एक नहीं, ढेरों इस्तेमाल हैं। सबसे आम उदाहरण है अपचन या एसिडिटी। हम पेट में जब एसिड ज्यादा बन जाता है। हाँ, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, लेकिन कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा बन जाता है। और तब हम कोई एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम अपने पेट के अंदर ही एक उदासीनीकरण अभिक्रिया करवा रहे हैं। अतिरिक्त एसिड को एक कमजोर क्षारक से उदासीन कर रहे हैं। एकदम सही। एक और उदाहरण है चींटी का डंक। ओह हाँ, उससे बहुत जलन होती है। क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो हमारी त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। और उस पर राहत के लिए नमी वाला खाने का सोडा मलने को कहा जाता है। हाँ, बेकिंग सोडा जो एक हल्का क्षारक है, ये उस अम्ल को त्वचा पे ही उदासीन कर देता है और हमें आराम मिलता है। ये तो बहुत उपयोगी है। खेती किसानी में भी इसका कोई रोल है क्या? कृषि में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी-कभी रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा इस्तेमाल से खेत की मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है, जिससे फसलों पर बुरा असर पड़ता होगा। हाँ, ऐसी मिट्टी का उपचार करने के लिए किसान उसमें बिना बुझा चूना या बुझा हुआ चूना जैसे क्षारक मिलाते हैं, जो मिट्टी के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। सही। और अगर मिट्टी ज्यादा क्षारीय हो जाए तो उसमें जैव पदार्थ या कॉम्पोस्ट मिलाया जाता है जो सड़ने पर अम्ल छोड़ता है। तो ये संतुलन बनाने का एक प्राकृतिक तरीका है। बिल्कुल। ये सारे उदाहरण तो समस्याओं को सुलझाने वाले हैं, लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या का भी जिक्र है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन। हाँ, ये एक वैश्विक समस्या है। ये होती कैसे है? होता ये है कि जब कारखानों और गाड़ियों से धुआं निकलता है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें होती हैं। ये गैसें हवा में ऊपर उठकर पानी की बूंदों के साथ अभिक्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती हैं। और जब बारिश होती है तो ये अम्ल पानी के साथ घुलकर धरती पर गिरते हैं। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। जी। मैंने पढ़ा है कि ताजमहल का पीला पड़ना भी इसी की देन है। पर ये होता कैसे है? एक अम्ल पत्थर जैसी मजबूत चीज को कैसे खराब कर सकता है? ये एक सीधी रासायनिक अभिक्रिया है। ताजमहल संगमरमर से बना है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें इस पर पड़ती हैं तो वो पत्थर के साथ अभिक्रिया करके उसे धीरे धीरे नष्ट कर देता है, खुरदरा और पीला बना देता है। इसे स्टोन कैंसर भी कहते हैं ना? हाँ, स्टोन कैंसर या पत्थर का कुष्ठ रोग। और ये सिर्फ इमारतों को ही नहीं बल्कि जंगलों, फसलों और झीलों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बर्बाद कर देता है। ये तो बहुत ही भयावह है। कारखानों से निकलने वाले कचरे का भी कुछ ऐसा ही मामला है। बिल्कुल। कई कारखानों के तरल कचरे में बहुत ज्यादा अम्ल होता है।
अगर इसे सीधे नदियों में छोड़ दिया जाए तो जलीय जीव मरने लगते हैं। तो इसका उपाय क्या है? नियमों के अनुसार कारखानों को अपना कचरा बाहर छोड़ने से पहले उसमें एक क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन करना अनिवार्य है, ताकि जलीय जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। हाँ। तो आज हमने अम्ल, क्षारक और लवण के इस अध्याय में एक लंबा सफर तय किया। हमने उनकी परिभाषा, प्राकृतिक स्रोत और सूचकों के बारे में जाना और अंत में उदासीनीकरण जैसी महत्वपूर्ण अभिक्रिया और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके प्रभावों को गहराई से समझा। ये सब जानने के बाद एक जरूरी सवाल सोचना बनता है। क्या? हमने जितने भी समाधानों पर बात की, चाहे वो पेट की एसिडिटी हो, मिट्टी का उपचार हो या कारखानों का कचरा हो, ये सब समस्या होने के बाद के उपाय हैं। हाँ, क्यूरेटिव मेजर्स है। बिल्कुल। लेकिन अम्ल वर्षा जैसी जो बड़ी और विनाशकारी समस्या है, उसके बारे में सोचिए। तो विचार करने योग्य बात यह है कि हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर उन प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन से निवारक यानी प्रिवेंटिव कदम उठा सकते हैं ताकि अम्ल वर्षा की नौबत ही ना आए। सही बात है, क्योंकि इलाज से हमेशा बेहतर बचाव होता है।